एक महत्वपूर्ण विशेष पिछड़ी जनजाति पर चर्चा करेंगे। वह जनजाति जो गरियाबंद के क्षेत्रों में निवास करती है, वह जनजाति जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगे सोनबेड़ा पहाड़ में रहती है। कौन से पहाड़? सोनबेड़ा पहाड़ में रहती है। ये पहाड़ उतनी ही अपनी प्राकृतिक छटा के लिए मशहूर है और यहाँ पर जनजातियों का निवास स्थान है। और इस सोनबेड़ा पठार में कौन रहती है? हमारी भुजिया जनजाति रहती है, जो यहाँ के क्षेत्रों और उड़ीसा के क्षेत्रों से लगी हुई है। चलिए आइए देखते हैं कि इनके अंदर क्या खास खास बातें हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं भुजिया जनजाति के बारे में पृष्ठभूमि कि भुजिया जनजाति के मतलब कौन है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भुजिया जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा नहीं घोषित है, ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई है और इस सन 2003। अब तक तो डेट अच्छे से याद हो चुका होगा, बार बार बोलने से देखो यही होता है। देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है भुजिया जनजाति, और यह इसी पर ही क्वेश्चन आ चुका है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। 3-4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था ये भुजिया। तो यहीं पर देखो एक क्वेश्चन आ चुका है CGPSC प्री 2021 में, जो हम जान रहे हैं लेकिन जानते हुए भी गलत नहीं करना है। अब ये कंठस्थ हो चुका है कि सन 2003 में भुजिया जनजाति को छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। चूंकि केंद्र सरकार सिर्फ 5 को घोषित की गई है, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, तमार और पहाड़ी कोरवा, इन 5 को केंद्र सरकार ने घोषित किया है 75 जनजातियों के साथ ही। हमारे छत्तीसगढ़ प्रशासन को लगा कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनको नहीं बज रहा है, बहुत चिल्लाना पड़ा। आ रहा है क्यों नहीं बताते हो? मेरी आवाज लगती अच्छी हो गई है, वहां तक पहुंच गई है। पहले कम बोलती थी, अब अच्छा बोलने लगी हूँ। हेलो चलेगा ना? अभी कान भी तो है मेरा यहाँ पर, कान भी बंद हो जा रहा है, चलेगा ना? अब चलो चलता है, बन जाएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा है? हेलो। अरे माइक यहाँ पर आ रहा है, यहीं पर छुपा हुआ है, चलेगा, इतना में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसकी गलती नहीं है, ये इसकी बटन की गलती है। तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 2002-2003 दोनों को याद रखना, जो चीजें 2002 से शुरू हुई थी 2003 में पूर्ण हुई थी। तो 2002 और 2003 ऐसे करते हुए यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति का ये दर्जा दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन के द्वारा राजपत्र में उसको आदेशित किया गया और अधिसूचना जारी की गई। भुजिया जनजाति के साथ एक और जनजाति थी, वो कौन थी? पंडो, और एक है ये भुजिया। तो वर्ष 2002-2003 इनमें छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन के द्वारा इनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए राजपत्र में आदेशित किया गया और अधिसूचना पारित की गई। तो इनके लिए अब काफी योजनाएं दी जा रही हैं जो इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सहायक हो, क्योंकि इनकी जनसंख्या भी घट रही है। हमने देखा था कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में एक क्या चीज देखने को आती है, क्यों घोषित किया जाता है? क्योंकि उनकी जनसंख्या घट रही हो या स्थिर हो और वो एक विरल क्षेत्रों में निवास करते हैं और उनका जो साक्षरता दर है वो बहुत न्यूनतम होता है, 2% से भी कम होता है। बाकी जनजातियों की अपेक्षा बात हो रही है ना, 2% से भी कम होता जा रहा है। ऐसा करके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके तहत ऐसी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अब देखो इस 2003 को तुम अच्छे से याद रखना, इसमें कुछ और भी हुआ था, क्योंकि एक चीज पढ़ रहे हो तो तुमको कुछ चीजें याद आती है ना, उसको भी याद कर लिया करो। पढ़ने वालों का ये गुण होता है कि ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ रहे थे तो उससे मतलब नहीं है, तो दूसरा सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। अगर तुमको 2003 से कुछ चीजें याद आ रही हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है, वो कंडीशन उसको बहुत अच्छी माननी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने वाले विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है कि अगर आप 2003 देख रहे हो तो आपको पढ़ाई से संबंधित और क्या याद आ रहा है। बाकी चीजें याद नहीं करना, जो तो जन्मदिन कब था, तो जन्मदिन विवाह कब हुई, ऐसा याद नहीं करना, पढ़ाई से संबंधित। तो यहाँ पे देखो 2003 में कुछ अच्छी चीजें हुई थी। क्या हुई थी?
कुछ जिले थे, 3 जिले थे, 3 जिलों का नामकरण किया गया है, यहीं पर याद कर लो। चलो यहाँ पे करा देती हूँ अच्छे से। जो 2003 है, यहाँ पर 3 जिलों का नामकरण हुआ था। नामकरण, उनमें से एक जिला है कवर्धा। कवर्धा, कवर्धा को क्या किया गया? कबीरधाम। अब कबीरधाम के पीछे भी बहुत सारा तथ्य है, क्योंकि कवर्धा जिले में कबीरपंथी के लोग बहुत ज्यादा निवास करते हैं और ये बहुत धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। तो इसके नाम को कवर्धा से कबीरधाम कर दिया गया था 2003 में। और दूसरा किया गया उत्तर बस्तर कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर किया गया, मतलब जो कांकेर जिला है उसका नाम चेंज करके उत्तर बस्तर कांकेर कर दिया गया। और तीसरा क्या हुआ? हाँ, बहुत सुंदर, ऐसा ही याद कर लिया करो ना, ये पढ़ने वालों का बहुत अच्छा गुण होता है कि एक चीज से कुछ चीजें याद आ जाए। दक्षिण बस्तर, हाँ, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो 2003 से तुमने बहुत बड़ी चीजों को याद कर लिया कि 3 जिलों का नामकरण किया गया है। एक हो गया कवर्धा से कबीरधाम, दूसरा है कांकेर से उत्तर बस्तर कांकेर, और तीसरा है दंतेवाड़ा से दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। इनको ऐसी करके तुम याद कर सकते हो यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं भुजिया जनजाति। भुजिया जनजाति से संबंधित कुछ किंवदंतियां हैं, पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं। तो प्राचीन काल में जब भगवान शिव इस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, वो है चित्रकूट एरिया, चित्रकूट धाम। वहां पर वो विचरण कर रहे थे। प्रभु शिव जी और माता पार्वती जी दोनों विचरण कर रहे थे। उनको वहां पहुंचते पहुंचते चित्रकूट में पहुंचे थे। याद है ना, चित्रकूट की धाम पे भई संतन की वीर, है ना। तो वहां पर पहुंचे थे श्री राम जी, और पहुंचते पहुंचते उनको वहां का स्थान इतना रमणीय लग गया, इतना मनोरम दृश्य। देखो, प्रकृति प्रेमी होता है जनवा, उसको प्रकृति में बहुत अच्छा लगता है, वो खो जाता है ऐसे वातावरण में। तभी लोग शहरों से निकलकर कहाँ आते हैं? हरे भरे जगहों में घूमने आते हैं, पर्वत पहाड़ देखते हैं, कुछ हिल स्टेशन देखते हैं, तो वहां से निकलकर घूमने आते हैं। तो ऐसे में जो शिव जी थे और पार्वती जी थे, उनको बहुत अच्छा लगा ये क्षेत्र, क्योंकि शिव जी वो उस मनोरम दृश्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए, मतलब उन हरे वादियों में वो खो गए और अपने आप अपने नींद में चले गए। और यहाँ पे पार्वती माता क्या कर रही थी? जब वो व्यस्त थे अपने लीन भावना में, तो माता पार्वती जी एक जगह बैठ के बना रही थी, 2 घास फूस से इकट्ठा करके 2 पुतले बना रही थी, एक महिला और एक पुरुष को बना रही थी। तो अब वहां पर शंकर जी बैठे थे, मग्न थे। वो चली गई अब नहाने, माता अपने नहाने में चली गई। अब शिव जी का जो चिलम होता है, पीते थे जो चिलम, उसमें से चिंगारी एक निकली और उस पुतले पर जाकर गिर गई, और वो पुतला जल गया, मतलब भुजा गया, जलकर भुजा गया, ऐसे याद करना, जलकर भुजा गया। माता पार्वती आई, बहुत दुखी हुई, प्रभु आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए तो मैंने कुछ पुतले बनाए थे, आपने उसको देखा नहीं, प्रभु इन्हें आप जीवित कर दीजिए, मेरी इच्छा है कि आप इन्हें जीवित कर दिए। तो भगवान बोलते हैं कि माता है, ऐसे क्या जरूरत है, ये तो आप ऐसे ही बनाई थी, छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं प्रभु, मेरी बात मानिए, आप इन्हें जीवित कर दीजिए। कि जल बुझ गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें जीवित करके एक स्त्री पुरुष के रूप में इस दुनिया में इनको लाइए। तब माता और पिता सृष्टिकर्ता होते हैं, जानते हो, माता सृष्टिकर्ता होती है। तो माता ने सृष्टि की रचना की, तो और भुजिया जनजाति पे भगवान शिव जी ने जान प्राण फूंक दिया और वो जीवित हो गई। तब से इनका नाम क्या हुआ? भुजिया जनजाति, क्योंकि जल बुझ जाने के कारण भुजिया जनजाति के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने उसकी छोटी सी लोक कथा लिख दी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये भुजिया जनजाति का मैंने ओवरऑल एक व्यू यहाँ पर रखा है। इसमें भुजिया जनजाति के सदस्य हैं, बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये लाल बंगला दिख रहा है क्या दूर से? हाँ, यहाँ पर ये जो घर बना हुआ है, ये इनका लाल बंगला है। लाल रंग से पोते होने के कारण इनका जो रसोई घर होता है उसे लाल बंगला कहा जाता है। और ये अपने अपने क्षेत्र में ये बहुत मान्यता होती है। हम आगे इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे कि लाल बंगला क्या चीज है और क्या इसकी विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए भुजिया जनजाति के बारे में जो थोड़ा सा तथ्य है उसको आप जान लीजिए कि भूमि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें भूमिया कहा गया, क्योंकि जब पुतले बनाए गए थे तो भूमि में थे, भूमि में जल भुज गए थे, तो भूमि से उत्पन्न हुआ जिसे माना गया वो हो गई भुजिया जनजाति। और भुजिया जनजाति इसको अपने आप में बहुत पहले से मानकर चल रही है कि हम तो भूमि से उत्पन्न हुए हैं, तो भूमि का बहुत इनमें मतलब देखरेख होता है, भूमि से जुड़े हुए लोग हैं। प्राचीन काल में ये राजा के अंगरक्षक होते थे, ये इतने मजबूत होते हैं कि राजा के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। चलिए इनके निवास स्थान के बारे में देखते हैं। चलिए भुजिया जनजाति के निवास स्थान के बारे में आइए बहुत अच्छे से देखते हैं। जो कि भारत में हम देख रहे हैं, भारत में कहाँ रहती है, छत्तीसगढ़ में है और उसके साथ उड़ीसा में है। उड़ीसा के कालाहांडी जो जिला है वहां पर विशेष रूप से इनका संकेंद्रण है। संकेंद्रण मतलब ज्यादा संख्या में निवास है। कालाहांडी से कुछ याद आया, बताओ। बहुत सुंदर, ऐसा ही आंसर मैं चाहती थी आप लोग से कि कुछ चीजें आप मतलब वहां पर रिवाइज कर लो। तो यहाँ पर जो कालाहांडी जिला है, यहाँ से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है, जो बस्तर संभाग की, बस्तर क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाती है। तो इंद्रावती एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और ये कई जिलों से होकर गुजरती है। और उसके बाद जो लास्ट में आता है भोपालपट्टनम का क्षेत्र, वहां पर एक है भद्रकाली क्षेत्र, भोपालपट्टनम नहीं मतलब भद्रकाली का जो देखो वो लास्ट में कहा निकल गई, बीजापुर निकल गई, और बीजापुर निकलने के बाद वहां पर आता है एक भद्रकाली का केंद्र स्थल, और वहां पर वो जाती है गोदावरी से मिल जाती है। तो गोदावरी जब आप इंडिया पर्पस में पढ़ोगे कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन है, तो यहाँ से आप इंद्रावती को याद रखोगे, क्योंकि ये चीजें आपको भारत के भूगोल में भी दोबारा पढ़नी है, तो क्यों ना यहीं पर याद कर लिया जाए, बार बार परेशानी से दूर रहोगे और याद भी रहेगा। तो ये देखो इंद्रावती का उद्गम स्थान होता है कालाहांडी। अब यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर इनका निवास स्थान है। एक तो आप संपूर्ण रूप से समझ लो, गरियाबंद है, दूसरा महासमुंद है, तीसरा धमतरी है और चौथा रायपुर है। चूंकि ये मैप में देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैप में ही इन चीजों को समझना चाहिए। चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। चलिए आइए देखते हैं कि हमारी जो भुजिया जनजाति रहती है छत्तीसगढ़ की, एक बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनजाति है, वो कहाँ रहती है। तो आप सबसे पहले समझ लो कि ये महासमुंद का एरिया है, यहाँ पर हो गई। दूसरा ये गरियाबंद का एरिया है, यहाँ हो गई। और तीसरा ये जो धमतरी का एरिया है, धमतरी का छोटा सा जो जिला है उसका थोड़ा सा एरिया उड़ीसा से लगता है। तो हम यहाँ पर फैक्ट देखे थे कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम भूभाग टच करने वाला जिला कौन सा हुआ, धमतरी हुआ। सबसे कम भूभाग को यहाँ पर ये टच करता है धमतरी, उड़ीसा से। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 जिले हो गए। पहला एक हो गया धमतरी, दूसरा हो गया गरियाबंद, तीसरा हो गया महासमुंद। थोड़ा सा जो पहाड़ियां हैं वो रायपुर में भी निवास करते हैं। तो इस प्रकार से इन जगहों पर इनका संकेंद्रण है, इन जगहों पर इनका संकेंद्रण माना जाता है। किसका, भुजिया जनजाति का। और चूंकि इधर उड़ीसा है तो इनकी बोली भाषा पर इस बोली का, उड़िया बोली का असर पड़ा हुआ है। हम यहाँ पर देख चुके थे इस संपूर्ण भूभाग पर लरिया बोली बोली जाती है, लरिया बोली बोली जाती है। ये प्रश्न में आ चुका है, ये बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में कौन सी बोली बोली जाती है। तो लरिया याद रखोगे, उड़िया से उसको उच्चारण करते हुए अच्छे से कनेक्ट भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर उड़ीसा का, उड़िया बोली का पूरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। देखो यहाँ से पूरा उड़ीसा लगा हुआ है, ये पूरा उड़ीसा क्षेत्र से लगा हुआ है। तो ये है सीमा का असर। अब चलो इनके कैसे पहाड़ों से ये एक दूसरे तरफ बटी हुई है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, और बड़ा करूं, ब्लर हो जा रहा है ना थोड़ा सा। हाँ, इसको कुछ नहीं, इसी में समझ लेते हैं। चलो देखो, ये यहाँ पर जो गरियाबंद क्षेत्र है, यहाँ पे धमतरी क्षेत्र है, ये पूरा गरियाबंद, ये महासमुंद क्षेत्र है। ये देखो पहाड़ियां दिख रही है, हरी हरी, ये हरी हरी पहाड़ियां हैं। ये जितना है सब पहाड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ में पहाड़ियों का विस्तार सबसे ज्यादा है, ये पूरा
पहाड़ी क्षेत्र है। ये बस्तर में देखो बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में भुजिया जनजाति का निवास स्थान है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रायपुर में भी पहाड़ है, तो ऐसे पहाड़ों में जाकर वो बसे रहती हैं। अब देखो ये जो यहाँ पर हम देखे थे सोनबेरा का पहाड़, उसके बारे में चलो जानते हैं थोड़ा। जो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से ये जो जनजातियां हैं, भुजिया जनजातियां, ये सोनबेरा के पहाड़ में पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ है, इसको याद रखोगे। सोनबेरा का पठार कहाँ स्थित है ये पता होना चाहिए। सोनबेरा का जो आपका अवस्थिति है वो किस ओर है, तो सोनबेरा का पठार पूर्व दिशा की ओर है। और कहाँ पर है, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, इन जिलों में फैला हुआ ये पहाड़ है। और यही पहाड़ उड़ीसा में फैली हुई है। ये सोनबेरा का पठार उड़ीसा में भी फैली हुई है। यहाँ से भी नदियों का उद्गम आप पढ़ोगे तो मिलेगा तुमको यहाँ पर से। तो देखो ये जो सोनबेरा है, इसकी अवस्थिति सबसे ज्यादा कहाँ पे है, नुआपाड़ा जिला में। तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और नुआपाड़ा का ये जो यहाँ पर पर्वत देख रहे हो, कुछ पर्वत दिख रहा है यहाँ, बड़ा कर दूं, देखो ये नुआपाड़ा जो जिला है उड़ीसा में, यहाँ पे पूरे पर्वत है, पूरे किनारे किनारे पर्वत है। यही पर्वत छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, तो दोनों के बीच में पर्वत है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जिले का विभाजन किन किन दृष्टियों से किया गया है, पर्वतों के डिवाइडेशन के हिसाब से, नदियों के विभाजन के हिसाब से, नदी के इस पार दूसरा क्षेत्र, नदी के उस पार दूसरा क्षेत्र, पहाड़ के इस पार दूसरा जगह, पहाड़ के उस पार दूसरा जगह, ये सारी चीजें सीमाओं के निर्धारण के लिए निर्धारित होते हैं। तो ये जो नुआपाड़ा से लगा हुआ सोनबेरा का पहाड़ है, वो ही निर्धारण कर दिया है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में सीमा होगी। और नुआपाड़ा एक बहुत ही पर्यटन स्थल से बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये चीजें पहाड़ों को भी रिलेट करती हैं। और पहाड़ के इस पार नुआपाड़ा जिला है, पहाड़ के उस पार छत्तीसगढ़ का तीनों जिला टच कर रहा है। अब देखिए भाषा परिवार, क्योंकि ये कहाँ पर रहती है, मध्य क्षेत्र में रहती है। भुजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल मध्य क्षेत्र में रहती है। तो ये कौन सी भाषा परिवार में हो जाएगी, आर्य भाषा परिवार में हो जाएगी। अब देखते हैं जनसंख्या, इनकी जनसंख्या है 10,704। इनकी जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार है 10,704। अब देखते हैं जनजातियों में भुजिया जनजाति की उत्पत्ति अंग्रेज विद्वान रसेल तथा रिजले ने दर्शाई है। इसको अंडरलाइन करके एकदम याद रखेंगे, क्योंकि किसी विद्वान ने, किसी समाजशास्त्री और मानव शास्त्री ने इसको सर्टिफाइड किया है, इसको प्रमाणित किया है कि भुजिया जनजाति है और ऐसी है। तो भुजिया जनजाति की उत्पत्ति अंग्रेज विद्वान रसेल, इनको याद रखेंगे, रसेल और रिजले ने दर्शाई है। इनके थीसिस में प्रमाणित करके इन्होंने दर्शाया है, किसने, रसेल और रिजले ने, कि हाँ भुजिया जनजाति इन क्षेत्रों पे निवास करती है। अगला देखो, भुजिया जनजाति की प्रजातियां या फिर इनके गोत्र देखते हैं। उपजातियां ही होंगे, गोत्र नहीं, उपजातियां ही करना है। तो उपजातियों के संबंध में इन्होंने पूरी तरह से रसेल और रिजले ने बताया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इनकी परिभाषा से ये दो कैटेगरी आई है। इस जो समाजशास्त्री हैं, इनके जो इन्होंने शोध किया है उसकी दृष्टि से दो प्रकार की उपजातियां इन्होंने निर्धारित की हैं। पहला है चौकुटिया भुंजिया और दूसरा है चिंदा भुंजिया। पहला है चौकुटिया भुंजिया और दूसरा है चिंदा भुंजिया। इसको ही ऐसे गुनगुनाते याद रखना, भुंजिया में चिंदा भुंजिया, चौकुटिया भुंजिया, चिंदा भुंजिया, चौकुटिया भुंजिया, बस याद हो जाएगा ऐसे बोलते बोलते। देखो इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, कैसे ये विभाजन हो गया। क्योंकि इनका जो डिवाइडेशन है इन्होंने मानव शास्त्री रसेल और रिजले ने ही निर्धारित करके बताया है। तो इसमें क्या बताया है, चौकुटिया भुंजिया किस टाइप की है, भुजिया किस टाइप की है, उपजाति है, भुजिया की उपजाति जो चौकुटिया भुजिया है वो किस टाइप की है। तो बोला है इन्होंने कि हलवा और गुड़ से जो मिक्स जनजाति हुई है और जो जनरेशन पैदा हुई है वो हो गई चौकुटिया भुंजिया। मतलब यहाँ पर महिला पुरुष की बात हो रही है। इनका जो विवाह संबंध स्थापित हुआ, उनसे जो संतान उत्पत्ति हुई और जो जनरेशन आगे बढ़ा वो आ गई चौकुटिया भुंजिया। मतलब चौकुटिया भुंजिया में हलवा और गुड़ से विवाह हुआ है दोनों में। अब उसका देखते हैं चिंदा भुजिया। चिंदा भुजिया में बिंजवार और गोंड जनजाति के मध्य विवाह जब संबंध स्थापित हुए तब जाकर इनका जो नाम पड़ा हो गया चिंदा भुजिया। अब यहाँ पे आप लोग खास बात देख रहे होंगे, आनी थी, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हमने सारे जनजातियों में क्या पढ़ा था कि जो विवाह होते हैं वो बहिर्विवाह होते हैं, पढ़ा था। हाँ, प्रश्न में आंसर में लिया भी गया है कि जनजातियों में सामान्यतः शब्द को याद रखना, सामान्यतः किस प्रकार का विवाह होता है, तो उसमें अंतर विवाह
बहिर्विवाह और कुछ विवाह थे, उसमें से हमको आंसर लेना है बहिर्विवाह। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिंझवार जनजाति है और ये गोंड जनजाति है। क्या ये बहिर्विवाह हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि गोंड की ही तो उपजाति हो गई बिंझवार। हमने देखा था उपजातियों में गोंड की ही उपजाति हो गई बिंझवार। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसी जनजाति है जिनमें अंतर्विवाह भी हो रहा है। ये भुजिया जनजाति में हमने देखा कि अंतर्विवाह हो रहा है। हमने एक ही मात्र उदाहरण पाया, हमने एक उदाहरण बस पाया कि जहां पर अंतर्विवाह हो रहा है, और रसेल और रिजले मानव शास्त्री ने इसको अपने शोध करके प्रमाणित भी किया है कि इन जनजातियों में अंतर्विवाह होता है। तो अगर प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें अंतर्विवाह पद्धति भी पाई जाती है, तो आपकी हो जाएगी भुजिया जनजाति। अगर जो मेंस में अगर आता है कि छत्तीसगढ़ में अंतर्विवाह पद्धति का कोई उदाहरण दीजिए, तो आप यहाँ पर कहीं पर नहीं पाओगे, लेकिन आप यहाँ पर पाओगे कि हाँ एक जनजाति में अंतर्विवाह पद्धति हो रही है और वो है भुजिया जनजाति। उसके अंदर जाओगे तो चिंदा भुजिया में ऐसी प्रथा है, ऐसा अंतरजातीय विवाह हो रहा है जिसमें बिंझवार और गोंड के मध्य विवाह संबंध स्थापित हुए हैं। यहाँ से आप सिद्ध कर दोगे और इन मानव शास्त्री का नाम दे दोगे तो यह बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। या फिर ओवरऑल आंसर दे रहा हूँ, इसका पक्ष मजबूत कर दोगे तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक जीवन, क्योंकि जो भुजिया जनजाति है वो भी बिरहोर जनजाति की तरह जंगलों में निवास करती है, कमार जनजाति की तरह जंगलों में निवास करती है। इनका भी जनजीवन उसी प्रकार से ही है। ये शिकार करते हैं, जो भी इनको जंगलों में वनों में शिकार के लिए मिलता है, जो भी पशु, छोटे छोटे चिड़िया पंछी जिस भी प्रकार से हो, चूहे केकड़ा, जो भी इनको जंगली जो चीज मिल जाए उसका ये भोजन के रूप में उपयोग करती हैं, शिकार करती हैं और कुछ प्रोडक्ट बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। इन्हीं के माध्यम से तो मार्केट में भी आता है। क्या तुम जाओगे और बहुत सारा केकड़ा और चूहा पकड़ के ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। केकड़ा चूहा देख के तो तुम ही भाग जाओगे। तो सोचो तुम्हारे में तो वो दिल ही नहीं है जिसमें तुम केकड़ा को पकड़े और चूहा को, केकड़ा पकड़ोगे ना इसे छटपटाने लगे छोड़ के भाग जाओगे, है ना। और चूहा पकड़े, चूहा तुम्हें को काट देगा। उसके दांत इतने मजबूत होते हैं जंगली चूहा के, तो तुम्ही को पकड़ के काट देगा। क्या रह जाएगा? इज्जत पानी गया। वहीं पर तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की गई कि भैया एक चूहा पकड़ने गई थी, तुम तो अपने घर का चूहा भी पकड़ नहीं सकते हो। सच्चाई है, घर का चूहा भी नहीं पकड़ सकते हो तो क्या करते हो? दिलेरी चूहा मार दवाई लाके खिला देते हो उसको, है ना। चूहा पकड़ने का भी नहीं है दम। ये देखो इनमें कितनी दम होती है कि चूहा देखे नहीं कि उसको बिल तक पताल तक को खोज कर ले आते हैं, वहीं पर तुरंत कूट मार करके ले आते हैं। ये होती है दिल वाली बात ना, मार के वहीं पर खत्म करते हैं चूहा लोगों को। तो देखो अब देखो यहाँ पर शिकार कर लिए, वन उत्पाद जो उनको जंगल में जो भी वन उत्पाद मिल रहा है, जो भी महुआ मिल रहा है, जो भी हर्रा बहेरा रीठा जितना भी प्रोडक्ट है सब जंगलों से ही मिलता है। बहुत सारे पेड़ रहते हैं अपने प्राकृतिक गुण के साथ अपने आप वो उगे रहते हैं, वहां से ये पूरी तरह आश्रित होते हैं और कृषि भी करते हैं ये, और खनन उत्खनन के काम में भी लगे हुए हैं। अगर खनन का काम होता है तो वहां जाकर मजदूरी करते हैं, जिससे अपनी जीविका चलाते हैं। इनको बहुत ज्यादा आधुनिकता से लेना देना नहीं है, बस इनका पेट चले और घर चले, उससे ही रहता है ज्यादा। अब देखिए सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन हम अब देख रहे हैं भुजिया जनजाति का सामाजिक जीवन कैसा है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो इनकी भाषा बोली देखते हैं। तो ये भुजिया बोली तो बोलते ही हैं, जो भुजिया है वो भुजिया बोली बोलते हैं, साथ में ये छत्तीसगढ़िया बोली भी बोलते हैं। मध्य क्षेत्रों में भी रह रहे हैं ये, मतलब जो रायपुर संभाग में भी रह रहे हैं, तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़िया भी बोलते हैं और अपनी जो भुजिया बोली है उसको भी बोलते हैं। अब देखो लोकगीत एवं पर्व, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो उनके लिए एकदम स्पेशल पर्व है, उसको देख लो। बिहाव गीत, इसको याद रखोगे। भुजिया जनजाति में बिहाव गीत गाया जाता है। बिहाव मतलब शादी के समय बोला जाने वाला, गाया जाने वाला गीत को बोलते हैं बिहाव। विवाह होता है हिंदी में, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बिहाव। अब यहाँ पे पड़की नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पड़की नृत्य, पड़की नृत्य को याद रखोगे स्पेशल रूप में कि ये भुजिया जनजाति में किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें क्या है, ये दिवाली के समय करते हैं पड़की नृत्य को। ऐसे याद कर सकते हो, पड़की कोई चिड़िया उड़ रही है, पड़की को पकड़े और भुजकर मार दिए, भुजकर खा गए, इस तरह से पड़की को याद कर लेना। अब देखो यहाँ रहस्य, एक रहस्य नृत्य भी होता है।
जो होली के समय किया जाता है, काफी जनजातियों में प्रचलित है, क्योंकि ये भी समाज का हिस्सा है, कई चीजों को ये भी अटेंड करते हैं, अलग है लेकिन फिर भी त्योहार अच्छे से मनाते हैं, सारे त्योहार को मनाते हैं, विवाह पद्धति भी इनकी मैच करती है सभी चीजों से। देखो ये यहाँ पे याद कर लो कि महत्वपूर्ण राम सप्ताह, ये भी IMP है, जो अलग से आ रही है वो चीजें स्पेशल हो जाती हैं। इनमें पड़की नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पड़की नृत्य किन जनजातियों में किया जाता है, तो भुजिया जनजाति में किया जाता है। कैसे याद करोगे, पड़की कोई चिड़िया है, पकड़े और भुज दिए, है ना, जैसे कि तीतर पकड़े भुज दिए, तो ऐसी पड़की पकड़ी क्या है, पड़की पकड़े और भुज दिए, तो ऐसे करके याद रख लेना। कि राम सप्ताह को याद रखना, इतना भूज भाज कर रहे हैं तो राष्ट्र में प्रायश्चित भी करेंगे, राम सप्ताह मनाएंगे, ऐसे याद हो जाएगा। इतना भूज दिए, चिड़िया पक्षी पकड़ के भूज ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, तो राष्ट्र में प्रायश्चित के रूप में राम सप्ताह मना रहे, इसको याद करने के लिए है ये। बाकी इनका ये तो धार्मिक कार्यक्रम है। तो राम सप्ताह किसमें मनाया जाता है, भुजिया जनजाति में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। भादो माह में मनाया जाता है और इसमें केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि वह रात्रिकालीन चलने वाला भजन कार्यक्रम होता है। तो राम सप्ताह हो गया। अब देखते हैं देवी देवता, इसमें भैंसासुर याद रखेंगे इसको, भैंसासुर, काला कुंवर और डूमा देव। हमने देवी देवता जब पढ़ रहे थे, हम जब देवी देवता को देख रहे थे, उसमें भुजिया के देवता कौन थे, डूमा देव, भुजिया को डूम कर निकाले थे, वहां से ये अभी तक याद हो गया है। तो कम से कम ये देवता तुम्हें कंठस्थ याद होंगे, इन्हें अच्छे से याद रखना। और काला कुंवर, भुजने के बाद कैसा दिख जाता है शरीर, काला हो जाता है, जल बुझ कर आदमी, जब किसी का स्किन जल भी जाता होगा तो वह स्किन काली पड़ जाती है, तो काला कुंवर याद रख लेना। और भैंसा कैसा दिखता है, काला दिखता है, तो वही देवता के समान इनको भी माना गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर आंकना, भुजिया जनजाति में देखो जला भुजा रहे हैं ना, तो भुजाना भी यहाँ पे एक चीज और आ गया सामने, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। आंकना, आंकना मतलब जलाना होता है। देखो भुजिया जनजाति के लोग बीमारी का इलाज, भुजिया जनजाति के लोग किसी भी बीमारी का इलाज तप्त लोहे यानी कि तपते हुए लोहे से स्किन पर छुआ छुआ कर, चिपका चिपका कर करते हैं। ये आ गया, उसे कहते हैं आंकना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, शायद ये क्वेश्चन में आया भी है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आंकना किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आएगा कि कौन सी जनजाति है जिसमें बीमारी से, ऐसी कौन सी जनजाति है छत्तीसगढ़ की जिसमें बीमारियों का इलाज तप्त लोहे से किया जाता है, सीधे याद रखोगे भुजिया जनजाति। ये देखो यहाँ पर ऐसे इन लोहे को तप्त करके स्किन में टच कराया जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा फोटोग्राफ मिला था जिसमें भुजिया जनजाति के लोगों को टच करके जलाया गया था, पर मुझे दिखाने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ये एक प्रकार से दर्द है ना, जो ऐसा उपचार नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का सहारा लेना चाहिए, पता नहीं कोई और चीजें इससे दिक्कत कर दें, तो उन्हें जागरूक करना होगा कि ऐसे इलाज का सहारा थोड़ा कम लें या फिर आए अपने स्वास्थ्य क्षेत्रों में। तो देखिए यहाँ पर आंकना, इनके में याद रखना है। एक चीज और आप लोगों को और याद आ रहा होगा इससे, दरहा। यहीं पर देखो दरहा क्या है, याद आ रहा है दरहा, कल ही तो पढ़ा है परसों, दरहा। यहीं पर दरहा याद कर लो। ऐसे ही मैंने एक सलाखे दिखाई थी पिछली क्लास में, तो दरहा किसमें होता है, पहाड़ी कोरवा में होता है। एक जगह लिख लो इसको ताकि दोनों का फर्क पता रहे। जो दरहा होता है वो पहाड़ी कोरवा में किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, 5 साल तक के बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों का जो दरहा होता है पहाड़ी कोरवा में, उसमें 5 साल तक के छोटे बच्चों में कुछ दाग किया जाता है, ऐसा उनके में प्रथा है, अपनी प्रथा के अनुसार वो लोग ऐसा करते हैं। तो दोनों में अंतर है, इसमें भी ऐसी सलाखों को बच्चों पे करते हैं, एज क्या रहेगी 5 साल तक की। और यहाँ पे दरहा में, आंकना में क्या है, ये पूरी बीमारियों का इलाज ही कर रहा है। अगर घुटने में, माड़ी में अगर बीमारी है, कुछ लग रहा है घुटने की बीमारी, तो घुटने में ही दाग कर उपचार करेंगे। अगर कमर में दर्द है, कमर का दर्द का कोई शिकायत लेकर गया है, तो ये जो इलाज करने वाले हैं वो कमर में ऐसे ऐसे छुआएंगे वहां पर तप्त लोहे को, बोलेंगे इसी से इलाज होगा। तो ऐसा इनके में देखा गया है। चलिए आगे देखते हैं लाल बंगला। लाल बंगला परीक्षा में आया हुआ अब तक का एकदम मतलब लत लगी हुई क्वेश्चन है। एग्जाम लेने वालों को इसकी लत लग गई है कि लाल बंगला बताओ क्या होता है, लाल बंगला बताओ। इतना लाल बंगला सुन चुके हैं कि अब नहीं मन करता है कि लाल बंगला तुम दो, है ना, अब अच्छे क्वेश्चन दो।
ताकि हमारा स्टैंडर्ड समझ में आए और हम अच्छे क्वेश्चन को डील करें। फालतू क्वेश्चन ना, अच्छे क्वेश्चन हमको दो। देखो ये सीजीपीएससी 2016 में आया है, सीजीपीएससी 2019 में आया है, और ये एडीए में 2020 में भी आया हुआ है, काफी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, लाल बंगला में लाल रंग से विशेष रूप से पोते गए रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। आप ओवरऑल याद रखना, यहाँ पर एक चीज जानने के लिए जरूरी है, ओवरऑल इतना याद रखना कि लाल बंगला क्या होता है, बस इतना ही होता है कि जिस रसोई घर को लाल रंग से पुताई की जाती है वो लाल बंगला होता है। पर सब में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ भुजिया जनजाति में होता है कि लाल बंगला उनमें प्रथा में है। अगर डीपली क्वेश्चन आता है, अगर आपका डीपली क्वेश्चन आता है, अंदर से आने वाले क्वेश्चन में आता है, तो यहाँ पे एक चीज और याद रखोगे, जो चौखुटिया भुजिया है, अंदर से आने वाले भीतर से उठा के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अगर लाल बंगला की भी प्रथा है तो भुजिया जनजाति के कौन सी उपजाति में है, तो ये चौखुटिया भुजिया में लाल बंगला करने की प्रथा है। मतलब रसोई घर को अलग बनाएंगे और लाल रंग से उसको पोत के रखेंगे। हमेशा लिखते पोतते रहते हैं ना गाँव में, उनका वो लाल बंगला हमेशा रेड ही रहता है, अच्छा दिखता है। यहाँ पे धार्मिक आस्था एवं देवी देवता का निवास स्थान इसे माना जाता है। दूसरे जाति के लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, दूसरे जाति को यहाँ पर आने की बिल्कुल परमिशन नहीं देते हैं ये। तो अब देखो थोड़ा सा और इसमें ये दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ देखो ये लाल बंगला है और ये युवतियां जो भोजन बनाती है, रसोई बनाती है, वो लोग यहाँ पर रहती हैं और ये लोग सफेद साड़ी पहनती हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस जनजाति में सफेद साड़ी पहना जाता है, उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें भुजिया ऑप्शन था। उस समय ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना, लेकिन ये उनमें मान्यता है कि ये सफेद साड़ी पहनती हैं। जो भुजिया जनजाति की महिलाएं होती हैं वो सफेद वस्त्र पहनती हैं, सफेद साड़ी पहनती हैं, और इनका देखो रेड कलर से पोता हुआ लाल रंग का रसोई रूम है और अलग है, पृथक है। सिर्फ इसी जाति की महिलाएं ही इसमें जाती हैं, बाकी दूसरे जाति की महिलाओं या लोगों को इसमें ये लोग जाने नहीं देते हैं, प्रतिबंधित करके रखे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला विवाह, जो कि कांड विवाह मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी था परीक्षा की दृष्टि से, और सभी प्रकार से जानना बहुत जरूरी है कि कांड विवाह क्या होता है। तो देखिए हम देख रहे हैं अगला कांड विवाह। 8 से 10 साल के बीच के उम्र समूह की कन्याओं में कांडावरा या कांड विवाह होता है। यहाँ भुजिया जाति के महिला सदस्य और कन्याएं, मतलब देखिए जो यहाँ पे मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि जो कांड विवाह होता है या कांडावरा विवाह होता है तो वो किसमें होता है, भुजिया जनजाति में होता है। कांड मतलब क्या होता है, कांड का मतलब कोई वैसा कांड मत समझना जो बोलचाल में आता है। यहाँ पर कांड का मतलब होता है तीर, कांड का मतलब तीर होता है और कांडावरा का मतलब तीर विवाह होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो इनकी उम्र सीमा निर्धारित है। 8 से 10 साल की उम्र में जो कन्याएं होती हैं, जो अब विवाह के लिए इनको एपियर माना जाता है, वहां पर इनका कांडावरा विवाह संस्कार किया जाता है। देखो इनके सर पे ऐसा सेहरा इनको बांधा जाता है और ये छोटे मोटे पैमाने पर नहीं होता है। जैसे आज सामूहिक विवाह हो रहा है छत्तीसगढ़ में, सामूहिक रूप से जोड़े का विवाह हो रहा है, तो वहां पर प्रशासन भी बैठे रहती है, उनके निगरानी में होता है। वहां के जो वहां पर नेता है, मंत्री है, वो सब इनमें शरीक होते हैं। जो कांडावरा विवाह होता है ये वहां के जनप्रतिनिधि लोग अपने आंखों के सामने ही कराते हैं, क्योंकि उनमें ये प्रथा है और ये सामान्य नहीं, बहुत अच्छे से तरीके से किया जाता है, बहुत धूमधाम से ऐसा विवाह किया जाता है। इसका भी कोई उद्देश्य होगा, कुछ उद्देश्य के चलते ही कराते होंगे, ऐसे तो नहीं है गुड्डा गुड़िया जैसा करा दिए काम खत्म। क्योंकि इनमें प्रथा है कि बच्चियों का तीर विवाह करना है, कांडावरा विवाह करना है, इसलिए किया जाता है, पूर्वकालीन से चला आ रहा है। हमने तीर विवाह एक और में देखा था, वो किसमें था, बिजवार जनजाति में। तो बिजवार जनजाति में डायरेक्ट नाम बोला गया है तीर विवाह, और भुजिया जनजाति में इसका नाम बोला गया है कांडावरा विवाह। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को भी लिख दिया है, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को भी लिखा है कि कन्याएं और महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं। सभी ने सफेद साड़ी पहनी है। आपको भी सफेद रंग का ड्रेस बोलेंगे कि पहन के आना है, तो कुछ उसमें थोड़ा थोड़ा बॉर्डर भी रह सकता है, तो वैसा इन्होंने सफेद साड़ी पहना है। इनमें सफेद साड़ी का ही रिवाज होता है।
इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है सफेद साड़ी के बारे में, और ये CGPSC एडीए 2022 में आया हुआ है। अब बताइए इसका उद्देश्य भी कुछ होगा, कांडावरा विवाह करने का क्या उद्देश्य है, कुछ तो उद्देश्य होगा, क्यों इतने धूमधाम से किया जाता है। तो छोटी उम्र में नियम कानून की जानकारी देना है, जो बच्चियां होती हैं उनको उस समाज के नियम कानून को के बारे में बताने के लिए कांडावरा विवाह किया जाता है कि रसोई ऐसे बनाई जाती है, रसोई संस्कार ऐसे होता है, रसोई का जो भोजन आता है सबसे पहले देवता को चढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे वहां पर प्रथाएं हैं उनकी जानकारी उनको दी जाती है। तभी तो बोले जाता है कि ससुराल में जाने के बाद क्या माँ बाप सिखाए, बोल देते हैं कभी कभी ना, इनको पहले से ही ज्ञान दे दिया जाता है उस तरह का कि ऐसे घरेलू संस्कार ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर जो कांडावरा विवाह कर रहे हैं इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, लाल बंगले से संबंधित नियमों की रूपरेखा की जानकारी उन्हें देनी होती है, क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है लाल बंगला, इसलिए वहां से संबंधित जितनी प्रथाएं हैं, जितने लोक संस्कार हैं, सारी चीजों को इनको सिखाया जाता है। अब लाल बंगला हो गया ना, ये जो कांडावरा विवाह हो रहा है इसमें जो तीर है, तीर से विवाह हो रहा है, देख लो कांडा मतलब तीर, तो तीर से विवाह हो रहा है, तो तीर को भी हल्दी और तेल का लेप लगाया जाता है, और इन बच्चियों को भी हल्दी और तेल का लेप लगाया जाता है। जैसा विवाह किया जाता है वैसे ही यहाँ पर संपूर्ण रूप से संस्कार किए जाते हैं, ताकि इनकी मानसिकता में ही आ जाए कि हाँ हमारा कोई विवाह संस्कार हो गया है, और ये चीजों के प्रति जागरूक हो जाती हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको इसमें और याद रखनी है, कछुआ। हमने पढ़ा था कछुआ बोंगावाद, हमने देखा था इससे पहले बोंगावाद, कि बोंगावाद में या गोत्र समूह, बोंगावाद से जुड़ा हुआ गोत्र समूह भी था, तो गोत्र समूह की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मेन रूप से गोत्र समूह की बात कर रही हूँ। गोत्र समूह में देखा जाता है कि जिसका गोत्र में जो भी पशु पक्षी हो सकता है, कोई देवता हो सकते हैं, कोई वृक्ष हो सकता है, गोत्र में कोई सिंबल रहता है, प्रकृति से जुड़ी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर कछुआ इनके लिए बहुत मान्यता रखता है। इनके में जो कछुआ की मान्यता है तो उसको ये बहुत पालन करती है, कभी भी कछुए को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको पूजनीय मानते हैं। तो ऐसा प्रश्न आता है कि किस जनजाति में कछुए को पूजा जाता है, कछुए की मान्यता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भुजिया जनजाति। इसको इजी नहीं लेना है, घुस घुस कर पूछने जाने वाले क्वेश्चन में से महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, क्योंकि आज एग्जाम का स्तर बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो ऊपरी चीजें नहीं पूछ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि वो कितना पढ़ा हुआ इंसान है, और उसके अंदर से चीजें पूछी जा रही हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो अंदर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर कछुए को अच्छे से याद रखेंगे कि कछुए की पूजन, कछुए की मान्यता भुजिया जनजाति में है। फिर अगला देख रहे हैं चामबंदी संस्कार, यह भी इंपॉर्टेंट है। चामबंदी संस्कार क्या होता है, 4 ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन ऐसा है कि चामबंदी संस्कार किस जनजाति में किया जाता है, तो सीधे सीधे भुजिया जनजाति याद रखना है। चामबंदी चमड़ा, चाम से चमड़ा याद कर लो और भुजिया को याद कर लो। यहाँ पे ये चाम लगा है और भुजिया याद करना। छठी के दिन बच्चे के कमर में जो धागा बांधा जाता है काले रंग का, उसी को बोलते हैं चामबंदी। चमड़े को घेर दिए काले धागे से, कमर के चमड़े भाग को घेर दिए, उसे याद रख लेना। तो सबके समाज में होता है जैसे काला धागा पहनाना, तो उसी को इसमें उनकी बोलचाल की भाषा में बोला गया है चामबंदी संस्कार। अब देखो राजनीतिक जीवन में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं क्या है। तो इनके जो पंचायत प्रमुख होते हैं उनको बोला जाता है पुजेरी पाती। जब हम राजनीतिक पंचायत प्रतिनिधि देख रहे थे तो हमने वहां पर पढ़ा था पहले भी कि भुजिया के पंचायत प्रमुख को क्या बोला जाता है, पुजेरी पाती बोला जाता है। और इनके लिए, इनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, इनके शैक्षणिक विकास के लिए कुछ प्राधिकरण की, कुछ प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। तो भुजिया विकास प्राधिकरण की स्थापना गरियाबंद में की गई है और इसका एक कार्यालय रायपुर में भी स्थापित किया गया है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक संस्कृति की पहचान भुजिया जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, जो सोनमेड़ा के पठार में रहती है, जो महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और रायपुर के कुछ हिस्सों में निवास करती है और अपनी लोक संस्कृति के साथ वहां पर बराबर अभी जीवित है और अच्छे से उनका मतलब सारे लोग संस्कृति को वो अपना थामे हुए हैं। तो इस तरह छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों में कौन सी हो जाएगी, भुजिया जनजाति, और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित है ये, इनका काफी ख्याल रखा जा रहा है। इसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, और इनमें से अंदर आने वाले सारे क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे।